औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया की जो थर्ड एग्जांपल थी ओसिलाटोरिया उसको डिस्कस करेंगे और साथ में हमने डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया कैसे बायोफर्टिलाइज़र्स के तौर पर एक्ट करते हैं। इनकी पैथोजेनिसिटी के हवाले से कुछ टाइप्स हमने डिस्कस करनी है और साथ में इंडस्ट्रियल रोल ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओसिलाटोरिया, इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर क्लास तक तो बिल्कुल सेम क्लासिफिकेशन है जो हम नॉस्टॉक और एनाबाइना के अंदर पढ़ के आए हैं, लेकिन इसका जो ऑर्डर है ओसिलाटोरेलस और जीनस ओसिलाटोरिया। इनकी अकरेंस की अगर हम बात करें तो ये क्रूनी की शेप में नहीं होंगे, बल्कि ये अलग अलग होते हैं। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया हम इनको कह सकते हैं और इनकी मोर देन 100 स्पीशीज़ है। इनका जो नाम है ओसिलाटोरिया ये ख़ास तौर पर रखा गया है इनके अंदर जो ओसिलेशंस होती हैं। ओसिलेशंस मतलब मूवमेंट होती है। अब होता कुछ यूँ है कि क्योंकि ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं तो लाइट कम या ज़्यादा होता रहती है। जब लाइट कम या ज़्यादा होती रहती है तो ये अपने लाइट सोर्स के मुताबिक जो है वो मूव करते रहते हैं, ओसिलेशंस शो करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो ओसिलाटोरिया रख दिया गया। उसके अलावा ये सॉइल के अंदर मौजूद हो सकते हैं और ज़्यादातर जो है ये पानी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। पानी किस तरीके का, स्ट्रीम्स के अंदर हो सकते हैं, जो रोड की साइड के ऊपर गड्ढे होते हैं, डिचेस वगैरह, ड्रेन्स, नाले वगैरह, ठीक है, वहाँ पर जो है ये मौजूद हो सकते हैं। इनका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन या ब्राउन ग्रीन हो सकता है और इनका जो कलर है ब्लू ग्रीन या ब्राउन ग्रीन इनके बाहर मौजूद जो म्यूसिलेज की कोटिंग होती है उसकी वजह से होता है। ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो बॉडी है वो उसी तरीके से सिंगल रोज ऑफ सेल्स मतलब ट्राइकोम की बनी होती है और जो इनके ट्राइकोम की ख़ास बात ये है कि जो इसका टिप का सेल होता है जिसको हम एपिकल सेल कहते हैं वो थोड़ा सा कन्वेक्स होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है बाकी सेल्स की निस्बत। और कुछ तो ऐसे भी देखे गए हैं कि इनका जो पॉइंटेड सेल है जो मतलब एपिकल सेल है उसके ऊपर कैप या क्लिप्ट्रा जो है वो मौजूद होती है। सिंपल बात ये है कि वो जो टिप वाला सेल होता है वो बाकी सेल से डिफरेंट दिखाई दे रहा होता है। इनके अंदर सिलेंड्रिकल सेल्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो इनकी ब्रेड्थ मतलब कि डायमीटर के बराबर भी हो सकती है या उससे थोड़ी सी ग्रेटर भी हो सकती है। रिप्रोडक्शन के अंदर इनके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है फ्रेगमेंटेशन मतलब हार्मोगोनिया का बनना। और ये बात हम नॉस्टॉक और एनाबाइना के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि एक फिलामेंट है जब वो टूटता है मुख्तलिफ जगहों से, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो हमने सेल्स पढ़े थे, एकाइनिड्स हमने पढ़े थे, या उसके अलावा जो है हमने दूसरे सेल्स पढ़े थे जिसमें डेड सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, नेक्रीडिया भी उनको हम कह सकते हैं, हेट्रोसिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो उन सेल्स से जब ये टूटता है तो उसमें फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और उन फ्रेगमेंट्स के बनने को आप हार्मोगोनिया फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो जैसे ही वो फ्रेगमेंट्स टूटते हैं तो हर फ्रेगमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अलग से दोबारा से एक चेन जो है वो तैयार कर देगा। और बाकियों की तरह इसके अंदर भी जहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहाँ पर सेपरेशन डिस्क जो है वो बनती है। अब सेपरेशन डिस्क बेसिकली म्यूसिलेज का इकट्ठा हो जाना है और वहाँ से फिर वो दो हिस्सों के अंदर क्या होता है, टूट जाता है। इसके अंदर याद रखिएगा कि बाकियों की निस्बत मतलब कि नॉस्टॉक और एनाबाइना की निस्बत ये थोड़े से छोटे होते हैं, मतलब कि इनका साइज़ जो इनकी चेन लेंथ है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। रिप्रोडक्शन के बाद जो है वो हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को जो है वो डिस्कस करना है। ओसिलाटोरिया क्योंकि पानी के अंदर मौजूद होता है तो फिशेस जो है वो अपने फूड के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और साथ में जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल के अंदर ऐड करवा कर। अगर कहीं पे ये ओसिलाटोरिया ज़्यादा हो जाए या दूसरे साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए या ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिनको हम कह सकते हैं, तो ये वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी करवा देते हैं। ये वही पॉइंट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नॉस्टॉक और एनाबाइना में भी, कि मतलब कि पानी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाली जो फिशेज़ हैं या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो काफ़ी सफ़र करते हैं और इवन कि उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ह्यूमंस के हवाले से बात करें तो ये ब्रोंकाइल एस्मा, ठीक है, ब्रोंकियल एस्मा जो है वो कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर और नेज़ल पाथवेज की ब्लॉकिंग के अंदर भी मतलब कि वजह बनते हैं। अब ज़ाहिर बात है जहाँ पर ये ओसिलाटोरिया बहुत ज़्यादा होंगे तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये एज ए इंडिकेटर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, मतलब कि नेचर के अंदर देखे जाते हैं, क्योंकि ये उसी जगह के ऊपर मौजूद होंगे जहाँ पर फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये उसी के ऊपर फीड करते हैं और
उसको अपनी खुराक बनाते हैं और इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जी, बैक्टीरिया का बायो फर्टिलाइज़र के अंदर क्या रोल है? तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, लेकिन एक पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर तैयार किया है। पॉइंट्स इसके बिल्कुल सिंपल है। बायो फर्टिलाइज़र ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब बैक्टीरिया वगैरह, और वो सीड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम प्लांट सर्फेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या रूट के इर्द गिर्द, जिसको हम राइजोस्फीयर भी कहते हैं। बेसिक इनका काम क्या होता है, इन्होंने प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करना होता है, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायो फर्टिलाइज़र कैसे, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे प्लांट की इंक्रीज़ करवा देते हैं ग्रोथ? तो उसका आंसर ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो। ये फास्फोरस को सोल्यूबल करते हैं सॉइल के अंदर के, मतलब फास्फोरस अवेलेबल हो प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस को यूज़ करके अपनी ग्रोथ को इन्हेंस कर सकें। ये जो बैक्टीरिया है ये न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, इस तरह के जो साइकिल है नेचर के अंदर ये उनको रेगुलेट करते हैं और सॉइल की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब कि जो उनका न्यूट्रिएंट्स लेवल है वो अच्छा कर देती है। अगेन सॉइल मैटर जो, मतलब कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और इनका एक फ़ायदा है बायो फर्टिलाइज़र का, कि जब आप बायो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने पड़ते, क्योंकि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका काफ़ी नुकसान होता है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि सेवरल रोल जो है ये प्ले करते हैं, तो इनके लिए हमने एक साइंटिफिक टर्म जो है ना वो तैयार की गई है। ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो इस तरीके से बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर एक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट ग्रोथ के अंदर उसको प्रमोट करने के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर एक्ट कर सकते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, मुख्तलिफ राइजोबियम है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। इनकी साथ साथ एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो वो एग्जाम्पल भी हमने तैयार करनी है। तो सिर्फ यहाँ पर इनका पॉइंट ये है कि ये सारे मिलकर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से प्लांट ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। एडवांटेजेस के अंदर फिर से वही बात जो है वो दोहराई गई है कि क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र लिविंग होते हैं तो ये प्लांट्स के साथ, उनकी रूट्स के साथ सिम्बियोटिकली रह सकते हैं, और जब सिम्बियोटिकली रहते हैं तो वहाँ पर ये न्यूट्रिएंट साइकिल को इन्हेंस करेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस का लेवल इंक्रीज़ करेंगे, जिसको यूज़ करके प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी को सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लें कि पैथोजेनिसिटी बेसिकली एक क्वालिटी को कहते हैं या स्टेट को कहते हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ की काज की जा सकती है। मतलब कि एक बैक्टीरिया की अगर हम पैथोजेनिसिटी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये बैक्टीरिया डिज़ीज़ काज कर सकता है, लेकिन वो कितनी डिज़ीज़ काज कर सकता है, मतलब कितने लेवल की डिज़ीज़ काज कर सकता है, इसके लिए वर्ड हम विरुलेंस इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि दो बैक्टीरिया अगर डिजीज़ काज कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों के पास पैथोजेनिसिटी है। लेकिन अगर एक बैक्टीरिया ज़्यादा डिजीज़ काज कर सकता है और एक जो है वो कम डिजीज़ काज करता है, तो हम कहेंगे कि एक की विरुलेंस ज़्यादा है और एक की विरुलेंस कम है। अब हमारे पास चार ग्रुप हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के, मतलब कि ये चार तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है जी कंडीशनली पैथोजेनिक। अब कंडीशनली पैथोजेनिक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, कंसेप्ट है। उसमें ये है कि ये बैक्टीरिया आम तौर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब ये हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा है, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं ये उनके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन आम हालत के अंदर ये डिज़ीज़ काज नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई ज़ख़म होता है, कोई मतलब वाउंड होता है, मतलब कि ज़ख़म होता है, या कोई ऐसे इंडिविजुअल्स जैसे मतलब एज उनकी ज़्यादा हो गई और उनके अंदर रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करके, या कोई भी मतलब कि छोटा बच्चा हो सकता है जिसके अंदर इतनी पावर नहीं है, ये उनके अंदर डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। नॉर्मल हालत के अंदर ये डिज़ीज़ काज नहीं करते, लेकिन जैसे कोई ज़ख़म वगैरह लगता है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी अपने अंदर की जो इम्यूनिटी है या रेजिस्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसके अंदर ये डिज़ीज़ काज कर देंगे। किसी बड़ी उम्र वाले या बिल्कुल छोटे बच्चे के अंदर भी ये डिज़ीज़ काज करते हैं, जिस तरह ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इश्रिकिया कोलाई इसको हम कहते हैं। ये नॉर्मली हमारे अंदर विटामिन के की प्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई कोलाई।
लेकिन जब भी इसको मौका मिलता है, जैसे ही मतलब कि एक पर्सन के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी डाउन होती है, तो उसके अंदर ये डायसेंट्री काज कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस की एग्जांपल्स ऐड की गई हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, अब इसका नाम बता रहा है कि ये किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। आम हालत के अंदर ये डिज़ीज़ काज नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही कोई इनको ऐसा इंडिविजुअल मिलता है जिसके अंदर कोई पहले से डिज़ीज़ चल रही हो, मतलब जैसे हम हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाएं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर हम तभी जाएंगे जब हमें पहले से कोई डिज़ीज़ होगी। तो ऑलरेडी डिज़ीज़ पर्सन के अंदर जब ये पैथोजन जो है वो डिज़ीज़ काज करते हैं, जिसके अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कैंडाइडा एल्पिकन्स है। ठीक है, ये उन पर्सनस के अंदर डिजीज़ काज करते हैं जिनको पहले से कोई डिजीज़ होती है। इस वजह से इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कहते हैं, कि मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि अपनी डिजीज़ काज करें। थर्ड वन बहुत ही कॉमन, ओब्लिगेट इंट्रासेलर पैथोजेंस, मतलब कि ऐसे पैथोजेंस जो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपने होस्ट के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनको सर्वाइव करने के लिए सेल के अंदर रहना पड़ता है, और ये सेल के अंदर रहकर ही ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और फिर ये डिजीज़ काज करते हैं। लेकिन इनके हवाले से एक बात याद रखिएगा कि जब ये सेल के अंदर एंटर होते हैं और डिजीज़ काज करने लगते हैं, उस दौरान के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि जब ये सेल के अंदर दाखिल हुए और डिजीज़ काज की, तो इस दौरान का जो टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उस वक्त इनकी कोई सिम्टम वगैरह ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब ये डिज़ीज़ काज कर देंगे तो फिर सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिकेट्सिया, जो टाइफस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो है वो काज करते हैं। ये दोनों डिजीज़ जो हैं, टाइफस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये एक्चुअल में माइट्स और टिक्स के काटने की वजह से होती है। और ये मतलब रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया है, ये उन माइट्स और टिक्स में होते हैं, जो कि जब वो काटते हैं तो वो उनकी बॉडी से ह्यूमन के ब्लड के अंदर आ जाते हैं। और दोनों के अंदर जब वो स्किन इन्फेक्शन होता है, मतलब कि, और बुखार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फैकल्टेटिव इंट्रासेलर पैथोजेंस, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सेल के अंदर आएंगे तो ये डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप है ये, जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि जो टीबी काज करते हैं बैक्टीरिया, उनकी एग्जांपल यहाँ पर ली गई है। अब इंडस्ट्रियल रोल ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ने लगे। इसके अंदर हमने 9 से 10 पॉइंट्स ऐड किए, और बहुत ही सिंपल है ये। हम 7-8 क्लास से या 9-10 की क्लासेस से जब हम कहीं ना कहीं इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बैक्टीरिया का रोल क्या क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये फर्मेंटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब ये जो बटर, योगर्ट, चीज़ और केक्स वगैरह तैयार होते हैं, इनमें बैक्टीरिया का रोल होता है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक्स का बनाना, इंसुलिन और दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं जिनको हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया की मदद से तैयार किए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो बायोगैस बनाने के अंदर भी हेल्प करते हैं। अगर बायोगैस का आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब एनिमल जो फीकल मटेरियल होता है, मतलब कि गोबर वगैरह हो गया, इसको एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाता है, और इसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। बैक्टीरिया उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके रिज़ल्ट में जो है ना मीथेन प्रोड्यूस होती है। अब उस मीथेन को हम अपने एनर्जी सोर्सेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि किसी इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं, या घरों के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। और ये गैस क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैटर से बन रही है, तो इस वजह से इसको हम बायोगैस कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड के तौर पर भी काम कर सकते हैं, मतलब कि हम ऐसे बैक्टीरिया भी तैयार कर सकते हैं या हमने किए हुए हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, और इस मेथड को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल दी गई है, बेसिलस thuringiensis की जो एग्जांपल है वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के अंदर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि बैक्टीरिया जो वो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी रोल प्ले करते हैं, ताकि ओर्स में से मेटल को अलहदा कर सकें, मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब कि उनको यूज़ किया जाता है। हेम्प का जो पौधा होता है, जिसको भांग हम कहते हैं, जूट और फ्लेक्स वगैरह के ये जो पौधे होते हैं, यहाँ इनमें से फाइबर्स निकाले जाते हैं, और फाइबर्स की सेपरेशन के लिए, मतलब रेटिंग के अंदर, ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब वो फाइबर्स अलग हो जाते हैं तो फिर उनको जोड़कर तो क्लॉथ्स और रॉप्स जो है तैयार की जाती है। बैक्टीरिया का जो है वो लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, कि कमर्शियल लेदर बनाने के अंदर भी बैक्टीरिया का अपना रोल प्ले करती है। टोबैको इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो टोबैको लीव्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, जो कि बाद में उन टोबैको लीव से सिगरेट बना दिए जाते हैं।
बैक्टीरिया नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है इंडस्ट्री से या डोमेस्टिक वेस्ट, उनकी ब्रेकडाउन के अंदर भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बैक्टीरिया ख़ास तौर पर तैयार किए जाते हैं, इस वजह से इनको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट की ब्रेकडाउन करते हैं, उनको हम बायोफिल्टर्स कहते हैं। लास्ट पॉइंट के बैक्टीरिया जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड्स हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।